रसौली हो गया, कोई लंप है, कोई गांठ है, उसको आप रसौली कहते हैं। फाइब्रॉइड एक बहुत ही कॉमन यूट्रस का ट्यूमर है। ट्यूमर एज डॉक्टर्स हमारे लिए कैंसरस भी होते हैं, नॉन कैंसरस भी होते हैं। फाइब्रॉइड में कैंसर होने की संभावना लेस देन 1 in 10 lakhs है। कि अपने मन से ये डर निकाल दें कि जैसे ही अल्ट्रासाउंड में किसी ने बताया कि एक फाइब्रॉइड है, एक रसौली है, तो हर कोई ये सोचता है कि रसौली जड़ वाली बन जाएगी, इसलिए ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लक्षण नहीं है, छोटी मोटी रसौली है, तो हमें उसको ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। जो महिलाओं में प्रेगनेंसीज मल्टीपल हैं उनमें फाइब्रॉइड्स कम पाए जाते हैं, पर जो सिर्फ एक बेबी कर रहे हैं, 2 बेबी कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं या लेट एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग है, उनमें फाइब्रॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। बट अगर कोई महिला 40-42 ईयर्स की है, छोटा सा फाइब्रॉइड है, वो ऑपरेशन नहीं कराना चाह रही है, तो आज के टाइम पे बहुत सारी मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम दवाइयों की हेल्प से इन फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर सकते हैं। सेकंड, अगर मीनोपॉज के बाद कोई रसौली मिल रही है, उसको छोड़ दीजिए, डरिए मत, वो अपने आप टाइम से श्रिंक हो जाएगी। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? अगर पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसको पेन हो रहा है, हर समय हैवीनेस रह रही है, या उसको कोई स्वेलिंग या सोजिश अपने पेट में खुद महसूस हो रही है, आपको अपनी माहवारी के दौरान क्लॉट्स जा रहे हैं, बड़े बड़े गांठें जा रही हैं, ये सारी सिचुएशंस में इन लक्षणों के साथ उस फाइब्रॉइड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सेहतनामा में आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं रसौली यानी फाइब्रॉइड पर। और क्या हर फाइब्रॉइड, हर रसौली को इलाज की ज़रूरत होती है? और अगर इलाज है तो क्या वो सिर्फ सर्जरी ही है? सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो फाइब्रॉइड पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन फाइब्रॉइड के इलाज के ऑप्शंस हमने एक बार पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रसौली का नाम सुनते ही लड़कियों को की भी होती है, वो भी डर जाती है, या महिलाएं कि अब तो सर्जरी करानी पड़ेगी। तो एक तो क्या हर रसौली को सर्जरी की ज़रूरत होती है, और क्या ऐसा भी है कि कुछ रसौली जाने देते हैं, किसी इलाज की ज़रूरत नहीं? सबसे पहले तो रसौली किसे कहते हैं आप? देखिए, कोई भी मैस अल्ट्रासाउंड में जब डिटेक्ट होता है, उसको हम रसौली कह देते हैं, ठीक है ना। रसौली हो गया, कोई लंप है, कोई गांठ है, उसको आप रसौली कहते हो। अब जो फाइब्रॉइड है वो पर्टिकुलरली यूट्रस या बच्चेदानी या गर्भाशय की लंप या मैस को कहा जाता है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि फाइब्रॉइड एक बहुत ही कॉमन यूट्रस का ट्यूमर है। ट्यूमर एज डॉक्टर्स हमारे लिए कैंसरस भी होते हैं, नॉन कैंसरस भी होते हैं। तो जो फाइब्रॉइड है वो एक बिनाइन ट्यूमर है, या बिनाइन लंप है, या बिनाइन मैस है, जिसमें यूट्रस के अपने मसल फाइबर्स ही ओवरग्रो कर जाते हैं। जब यूट्रस के मसल फाइबर्स ओवरग्रो करते हैं एक गांठ की फॉर्म में, तो उसको फाइब्रॉइड कहा जाता है। फाइब्रॉइड में कैंसर होने की संभावना लेस देन 1 in 10 lakhs है। मतलब 1 मिलियन अगर फाइब्रॉइड्स होंगे, उसमें से एक में भी कैंसर होना मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि अपने मन से ये डर निकाल दें कि जैसे ही अल्ट्रासाउंड में किसी ने बताया कि एक फाइब्रॉइड है, एक रसौली है, तो हर कोई ये सोचता है कि रसौली जड़ वाली बन जाएगी, इसलिए ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हर फाइब्रॉइड के लिए ऑपरेशन कराना ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है कि कौन से फाइब्रॉइड्स हैं जिसमें ऑपरेशन कराना है, या कौन से ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। देखिए, अब फाइब्रॉइड्स इतने कॉमन हैं कि इट इज़ अप टू द ट्यून ऑफ 20 to 50%, कि कहते हैं 20 to 50% महिलाएं, मतलब 5 में से एक या इवन 2 में से एक महिला में भी फाइब्रॉइड पाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हम एशियन पॉपुलेशन के लोग हैं, फाइब्रॉइड्स की इंसिडेंस ज़्यादा है। वो क्यों? जेनेटिक है। अच्छा। सेकेंडली, अगर आपका एज ग्रुप जो है वो 25 से लेके 50 तक है, फाइब्रॉइड की इंसिडेंस कॉमन है। और उसका क्या रीज़न होता है कि 25 से 50 में फाइब्रॉइड यानी रसौली के इंसिडेंसेस ज़्यादा है? होते हैं? क्योंकि हार्मोनल है। फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ है वो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे। इसीलिए जो महिलाएं ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, उनमें फाइब्रॉइड ज़्यादा कॉमन है। वो महिलाएं जो बेबी नहीं कर रही हैं, नली पैरस हैं, जो महिलाओं में प्रेगनेंसीज मल्टीपल हैं, उनमें फाइब्रॉइड्स कम पाए जाते हैं। पर जो सिर्फ एक बेबी कर रहे हैं, 2 बेबी कर रहे हैं, या कर ही नहीं रहे हैं, या लेट एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग है, लेट एज ऑफ मैरिज है,
35-40 तक मैरिज नहीं हुई, 35-40 तक बेबी नहीं किया, उनमें फाइब्रॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते उसका हैं। भी कोई रीजन होता है? हार्मोनल, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में रहता है, वो ईस्ट्रोजन ही यूट्रस के मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, रादर ओवर स्टिमुलेट करता है कि वो फाइब्रॉइड बना देते हैं। और इसमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन तो है ही है, क्योंकि देखा गया कि कुछ फैमिलीज हैं जहाँ नानी, मम्मा, बच्चा सबको फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं। सो इसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक कॉज भी है, जेनेटिक है, हार्मोनल है, हमारा ओवरवेट से रिलेटेड है, नली पैरिटी के साथ है कि बेबीज कम करेंगे, फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब फाइब्रॉइड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड इन द यूट्रस, इट इज डिसाइडेड कि उसको कैसे मैनेज करना कैसे है, ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है। तो पर इसमें एक मैं सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर रसौली होती है तो कभी कभी उसके लक्षण भी नजर आते हैं कुछ? बिल्कुल। तो देखिए, हमारे लिए जो फाइब्रॉइड है उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लक्षण पे ही निर्भर करती है। अगर कोई मरीज़ ऐसे चलते हैं कि फाइब्रॉइड्स यंग बच्चों में भी हो सकते हैं, जब आप 30 ईयर्स से यंग हो, 30 से 50 के एज ग्रुप में भी हो सकते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल के बाद भी हमें पता चलता है। अगर कोई महिला पोस्ट मीनोपॉजल है, 50-60 ईयर्स की है, और उसने वैसे ही अल्ट्रासाउंड करा लिया, किसी और कारण से पेट दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें फाइब्रॉइड मिल गया, तो क्या हमें उसे ऑपरेट करना है? आंसर इज नो। अगर ये फाइब्रॉइड पहले से ही पता था है और सेम साइज का ही है, या साइज, अक्सर ये फाइब्रॉइड्स मीनोपॉज के बाद श्रिंक हो जाते हैं। तो मीनोपॉज के बाद अगर कोई छोटा मोटा फाइब्रॉइड 3-4-5 सेंटीमीटर का है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल वरी नहीं करिए, क्योंकि मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी से कम हो जाएगा और ये फाइब्रॉइड्स ऑटोमेटिकली ओवर टाइम श्रिंक कर जाएंगे। तो ये अपने मन से हमें ये मिथ या धारणा निकाल देनी चाहिए कि इसमें कल जड़ वाली रसौली बन जाएगी, इसलिए आज बच्चेदानी निकाल दो। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद ये फाइब्रॉइड्स ने श्रिंक करना है। और अगर हम वो कैंसर की बात करें, तो जड़ वाली जो रसौलियां हैं, जिनको लियोमायोसार्कोमा या ये टर्म्स हम कहते हैं, वो डे 1 से ही कैंसरस होती हैं। ये नहीं कि जो पहले फाइब्रॉइड था उसमें कैंसर बनेगा, दैट इज लेस देन 1 in 10 lakhs, विच इज़ वेरी लेस। सो देन सेकेंड, जो आपने लक्षण की बात करी थी, अगर पेशेंट यंग है, उसको छोटा मोटा फाइब्रॉइड है और उसको कोई लक्षण ही नहीं है, उसको सर्जरी के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? अगर पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसको पेन हो रहा है, हर समय हैवीनेस रह रही है, या उसको कोई स्वेलिंग या सोजिश अपने पेट में खुद महसूस हो रही है, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार महिलाएं इतने बड़े साइज़ का फाइब्रॉइड हो जाता है, जैसे ऑरेंज साइज़ का, फुटबॉल साइज़ का, क्रिकेट बॉल के साइज़ का, तो वो महसूस करने लगते हैं वो रसौली अपने पेट में, तो उनको वो एक तो गांठ इसकी की वजह तरह से लगेगा। पेट भी फिर फूलता ही होगा या नहीं? राजेंद्र, ये है कि जो पहले से ओबीज होते हैं, या अक्सर देखा गया कि इंडिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मल्टीपैरस हैं, 40s में 50s में, बेली फैट वैसे इतना हाँ, कॉमन है मोटापा है, उसमें, तो वो विसरल फैट है, यस, उस वजह से तो वो पता ये नहीं सोचते चलता। रहते हैं कि हमारा पेट वैसे ही थोड़ा सा मोटा हो रहा होगा, तो फाइब्रॉइड का ख्याल ही नहीं आता। बट हाँ, जब एक साइज से बड़ा हो जाता है तो उनको महसूस होने लगता है कि कोई ना कोई गांठ है हमारे पेट में। तो वो उस स्टेज पे अगर प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं, यूरिन का ही बार बार प्रेशर हो रहा है, बिकॉज आपका फाइब्रॉइड यूरिन ब्लैडर के ऊपर प्रेस कर रहा है, या आपके पीरियड इतने हैवी हैं कि आपका HB फॉल करके 10 से 9 रह गया, 8 रह गया, आपको अपनी माहवारी के दौरान क्लॉट्स जा रहे हैं, बड़े बड़े गांठें जा रही हैं, ये सारी सिचुएशंस में इन लक्षणों के साथ उस फाइब्रॉइड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितने भी रसौली होंगे उनमें ये लक्षण होंगे। अब जैसे लड़कियों को हो, अगर आपने नहीं, कहा ना सबको कि यंग लक्षण लड़कियों नहीं को भी होते। हो सकता है, तो देखिए, उसमें जरूरी नहीं सिम्टम्स हो। देखिए, लक्षण जो हैं वो डिपेंड करते हैं फाइब्रॉइड की लोकेशन पे और उसके साइज पे। अब हम फाइब्रॉइड्स को डिवाइड करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड। ये जो टाइपिंग है ये किस पे डिपेंड करती है? उनकी लोकेशन पे, कि जो बच्चेदानी है, गर्भाशय है, उसकी 3 लाइनिंग हम कहते हैं, एक एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है, फिर मायोमेट्रियम जो उसकी वॉल है, फिर बाहर का सिरोजा। जो
अंदर की तरफ है वो टाइप 0 टाइप 1 फाइब्रॉइड हैं, वो कई बार बहुत छोटे होते हैं पर पेशेंट को बहुत सिम्टम कॉज करते हैं। जैसे कि अगर यूट्रस की लाइनिंग की तरफ 2 सेंटीमीटर मतलब छोटे से बॉल के जितना भी फाइब्रॉइड है या बेर के साइज का भी फाइब्रॉइड है, तो वो पेशेंट को बहुत पेनफुल पीरियड कर देगा, बहुत हैवी पीरियड कर देगा, क्लॉटिंग होगी। अगर पेशेंट का फाइब्रॉइड बाहर की तरफ है, यूट्रस के सरफेस की तरफ, तो वो 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं करेगा। तो फाइब्रॉइड की लोकेशन उसके लक्षणों को डिटर्मिन करती है। और जो भी फाइब्रॉइड यूट्रस की इनर वॉल की तरफ होते हैं, वो कभी कभी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, बांझपन, जिसमें कि बच्चा नहीं ठहर रहा, क्योंकि टाइप 0, 1 या 2 वाले फाइब्रॉइड्स अगर बड़े हैं तो वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। यानी कि जो कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही और हैवी ब्लीडिंग भी है, पेनफुल पीरियड्स हैं और क्लॉटिंग हो रही है, तो उन्हें एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हो सकता अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कि हो सकता है रसौली भी हो सकती है। फिर अगर रसौली और बड़ी है तो वो मल्टीपल मिसकैरेजेस भी कॉज कर देती है, अबॉर्शंस कॉज कर सकती है, फिर आपको प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। तो इस करके अक्सर जब भी महिलाएं हमारे पास प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आते हैं तो हम उनका एक रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हैं रूल आउट करने के लिए कि ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। अब अगर किसी ने फर्टिलिटी के लिए प्लान करना है और उसको फाइब्रॉइड है और उसको ये सिम्टम है, तो ऑफ कोर्स हमें सर्जरी करनी है। और सर्जरी क्या है, जब हम यूट्रस को सेव करना चाहते हैं तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड को रिमूव कर देते हैं, जिसको मायोमेक्टमी कहा जाता है। और वो पॉसिबल है कि जो यंग महिलाएं हैं जिन्होंने अभी बच्चा प्लान करना है और रसौली है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें यूट्रस रिमूव, बच्चेदानी रिमूव नहीं करते, सिर्फ वो जो रसौली है वो उसको निकाल देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग 20, 30, 35 रसौलियां भी निकालते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट हैं जिनमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। तो इवन 10, 15, 20 फाइब्रॉइड्स निकाल के भी यूट्रस को कंजर्व किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, और वो एक ही बार में वो ऑपरेशन हो जाता है। मायोमेक्टमी का मतलब है यूट्रस में से फाइब्रॉइड को निकालना। अब वो जो मायोमेक्टमी है वो 3 तरह से करी जा सकती है। एक हिस्टेरोस्कोपिक, जिसमें हम यूट्रस के अंदर से दूरबीन के साथ फाइब्रॉइड निकालते हैं, और जैसे मैं समझा रही थी वो टाइप 0, 1 वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं जो लाइनिंग की तरफ हैं, वो तो यूट्रस के अंदर से ही हिस्टेरोस्कोपी करके रिमूव हो सकते हैं, जिसको हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। अब सेकंड आ जाता है लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की वॉल में है या बाहर की तरफ है, टाइप 2, 1 या फिर 3, 4 है, तो उसको लैप्रोस्कोपी की हेल्प से या दूरबीन की हेल्प से निकाला जाता है, जिसमें एब्डोमेन पे, पेट पे छोटे छोटे 2-3 कट्स आते हैं और उसमें से ही वो फाइब्रॉइड्स हम रिमूव कर लेते हैं। थर्ड होती है ओपन मायोमेक्टमी, कि अगर बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल हैं और दूरबीन से नहीं निकलने वाले हैं, तो ओपन सर्जरी करके यूट्रस में से वो फाइब्रॉइड्स निकाले जाते हैं। तो फाइब्रॉइड निकालने के 3 टेक्निक हो गए। हिस्टेरोस्कोपिक, जो यूट्रस के अंदर से ही निकल जाएगा, लैप्रोस्कोपिक, जो टमी के अंदर से हम लैप्रोस्कोप डाल के निकालेंगे, और ओपन सर्जरी की पेट को पूरा ओपन करके उसमें से फाइब्रॉइड्स निकाल देंगे। तो यूट्रस में से फाइब्रॉइड्स रिमूव हो सकते हैं, जिसको मायोमेक्टमी कहते हैं। बट यहाँ हम एक और बड़ा अच्छी बात अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि आज के टाइम पे हर फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं है। ये तो हम बात कर रहे थे उन महिलाओं में जिनमें बहुत हैवी फ्लो है, इनफर्टिलिटी है, वहाँ चलो हमने निकालना है। बट अगर कोई महिला 40-42 ईयर्स की है, छोटा सा फाइब्रॉइड है, वो ऑपरेशन नहीं कराना चाह रही है ड्यू टू हर ओन रीज़न, और ज़रूरी भी नहीं है, तो आज के टाइम पे बहुत सारी मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हम दवाइयों की हेल्प से इन फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर सकते हैं। हम वो दवाइयाँ 3 से 6 महीने, 2 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, और वो फाइब्रॉइड को 40-50% साइज़ में श्रिंक कर देती हैं। और मेडिसिन के साथ अगर उस महिला का मेनोपॉज हो जाता है तो फिर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का मुद्दा ये है कि हर रसौली को ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं है। पहली बात, अगर कोई लक्षण नहीं है, छोटी मोटी रसौली है, तो हमें उसको ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। सेकंड, अगर मीनोपॉज के बाद कोई रसौली मिल रही है, उसको छोड़ दीजिए, डरिए मत, वो अपने आप टाइम से श्रिंक हो जाएगी। थर्ड, अगर आप ऑपरेट नहीं कराना चाहते तो मेडिकल ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल हैं, बिना सर्जरी के भी रसौलियों को मैनेज किया जा सकता है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि फाइब्रॉइड्स में कैंसर बनने की संभावना बहुत कम है, इसलिए डरने की ज़रूरत तो नहीं रसौली है। से डरने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती नहीं है। है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि अगर लड़कियों में हैं और सिम्पटम्स भी नहीं हैं, तो वेट कर सकते वो हैं। भी वेट कर सकते हैं, सकती हैं? बिल्कुल वेट कर सकते हैं। लड़कियां भी वेट कर सकती हैं। 4 to 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रसौली, अगर सिम्टम कोई नहीं है तो वेट कर सकते हैं। वेट कर सकते हैं। अपनी कुछ गलतियों के कारण रसौली तो नहीं होती? नहीं, रसौली किसी के कुछ भी खाने पीने से नहीं हाँ, होती है। प्रिकॉशंस की मैं हाँ, बात बट कर रही यस, थी। ओवरवेट नहीं करना चाहिए। हमें वेट प्रेगनेंसी कंट्रोल टाइम पे रखें। करनी चाहिए। हाँ, और हमें ये नहीं कि हम 35 37 ईयर्स तक बेबी प्लान ना करें। बेटर है कि अगर हमारे सिचुएशन अलाउ कर रही है तो 30s तक अपना फर्स्ट बेबी प्लान कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी करने से ये फाइब्रॉइड्स जो हैं ये थोड़े से कम होंगे। अच्छा, कितने सेंटीमीटर की होती है रसौली या फाइब्रॉइड जब आप सर्जरी आपको करनी पड़ती है? रजिंदर, देखो, फाइब्रॉइड में साइज क्राइटेरिया नहीं है वैसे सर्जरी का, सिम्टम्स हैं। अगर रसौली 8 सेंटीमीटर की भी है पर मेरे पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं है। पर कभी कभी 2 सेंटीमीटर की रसौली भी, जैसे मैंने बताया कि अगर यूट्रस के लाइनिंग की तरफ है, टाइप 0 और 1 है, तो आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो पेशेंट को इतना परेशान कर देती है। अगर एक से ज़्यादा रसौली होती हैं, ऑफ कोर्स जिसको भी हो रही है वो तो डर गए होते हैं, तो उसमें कितना वाक़ई डरना चाहिए, या नहीं, वो भी डरने की साइज़ ज़रूरत नहीं। और सिम्पटम्स से डिपेंड हाँ, करता है? बिल्कुल, साइज़ पे और लक्षणों पे डिपेंड करेगा। 2 या 3 फाइब्रॉइड्स हैं, छोटे-छोटे से हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर फाइब्रॉइड बड़े हैं और सिम्पटम हैं, फिर आपको ज़रूर उनको ट्रीट करवाना है। अब रसौली का ये भी फंडा है कि ये एक बार निकलवा दो फिर हो जाती है। हाँ, फिर बिल्कुल क्या है। किया जाए? इसीलिए तो हम डिस्करेज कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को जल्दी-जल्दी ऑपरेशन के लिए जंप करने से। क्योंकि अगर आप 30-35 के हैं, आपको एक छोटा सा फाइब्रॉइड है, आप अपने डर से, वहम से उसको निकलवाने बैठ गए, अगले 3 साल में एक और हो सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक फाइब्रॉइड आपको तंग नहीं कर रहा है, आपको कोई लक्षण नहीं दे रहा है, तो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के बेसिस पे उसके ऑपरेशन के बारे में मत फैसला ले लीजिए। जो महिलाएं फाइब्रॉइड से, रसौली से डर जाती है, जैसे ही एक रसौली आई, ओह अब तो बच्चेदानी में रसौली है, अब तो कुछ खतरा हो सकता है, उन्हें आप क्या मैसेज देना मैं चाहेंगी? सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि देखिए, अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहना बहुत अच्छी बात है। अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर आपका फाइब्रॉइड है, हर साल आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा के उसके साइज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड हैवी हो रहा है या आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आप अपने हीमोग्लोबिन को करेक्ट करिए। आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को मिलिए। मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो फाइब्रॉइड का साइज़ इंक्रीज़ करने से रोक सकती हैं, आपकी ब्लीडिंग कम करने में हेल्प कर सकती हैं। और एक स्टेज के बियॉन्ड तो डॉक्टर भी आपको गाइड करेंगे कि ये फाइब्रॉइड अब आपको बहुत तंग कर रहा है, आपको ऑपरेट कराना चाहिए। तो और अगर साइज़ सेम रह रहा है, लक्षण कोई नहीं है, साल में एक बार आप चेकअप अपना कराते रहें, तो फिर आप रीअश्योर्ड रहिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा।